Subject is Industrial Engineering and Transport Management. Subject code is MA 310. थर्ड ईयर मैकेनिकल ऑटोमोबाइल का सब्जेक्ट है MA 310. यूनिट 2 का टॉपिक नंबर 2.8.2 सिंपल न्यूमेरिकल ऑन CPM एंड PERT. तो इसमें हम आज पहला एक न्यूमेरिकल करेंगे CPM के ऊपर, क्रिटिकल पाथ मेथड के ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे. एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट की विभिन्न संक्रियाएं जो हैं एक्टिविटीज़ तथा उनमें लगने वाला समय जो संक्रिया का अवधि है वो निम्नानुसार है. इस परियोजना के लिए नेटवर्क बनाना है, क्रिटिकल पाथ यानी क्रांतिक पथ निकालना है और परियोजना अवधि यानी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ज्ञात करना है. तो एक्टिविटी जो दी हुई हैं वो 1-2 यानी इवेंट फर्स्ट से शुरू होती है एक्टिविटी, इवेंट 2 पर ख़त्म होती है. और इसी तरह से ये इवेंट्स की संख्या दी गई है और इसमें ये एक्टिविटीज़ को 1-2 IJ के द्वारा दर्शाया गया है. जो एक्टिविटी ड्यूरेशन है वो दिनों में, संक्रिया अवधि दिनों में दी गई है. तो 1, 2, 1, 3, 1, 4 इनका एक्टिविटी ड्यूरेशन है 3, 4, 14 दिन. 2, 3, 2, 6 इनका है 10 और 5 दिन. 3, 5, 3, 6 4 और 6 दिन. और 4, 5 और 5, 6 इन दोनों एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन है 1 दिन. तो ये जो एक क्वेश्चन दिया गया है इसका हमें नेटवर्क बनाना है सबसे पहले और उसके बाद उसका क्रिटिकल पाथ निकालते हुए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ज्ञात करना है. तो इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि ये इवेंट फर्स्ट से एक फर्स्ट इवेंट से 3 एक्टिविटीज़ शुरू हो रही हैं. 1, 2, 1, 3, 1, 4 जो अलग अलग 3 डिफरेंट इवेंट्स पर जा कर के ख़त्म हो रही हैं. तो हम इसमें जब नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क में एक्टिविटी को तीर के द्वारा प्रदर्शित करेंगे. कोई भी एक्टिविटी है उसे हम तीर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं. ये है तो एक्टिविटी, दोनों सिरों पर इवेंट को गोले के द्वारा और यहाँ पर ये स्टार्टिंग इवेंट और ये फिनिशिंग इवेंट IJ. तो कोई एक्टिविटी है 2, 3 तो उसका ये 2 स्टार्टिंग होगा, 3 होगा, तीर होगा, एक एरो लगा हुआ होगा उसके ऊपर और इसके द्वारा इस एक्टिविटी को दर्शाया जाएगा. जब नेटवर्क बनाते हैं तो विशेष बात ध्यान रखते हैं कि नेटवर्क हम वाइड ओपन, खुला खुला बनाते हैं. कभी भी 2 एक्टिविटीज़ एक दूसरे को क्रॉस नहीं होनी चाहिए और ये एक ही स्थान से शुरू होगा और एक ही स्थान पर ख़त्म होगा. तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 1 से शुरू है और 6 पर ख़त्म है. तो इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन बनाने के लिए हम शुरू करते हैं. ये जो एक्टिविटी है इसमें हम देख पा रहे हैं कि जो चीज़ें यहाँ पर हैं इसका हम ड्यूरेशन शो करते हुए और ये एक्टिविटी का हम नेटवर्क बनाते हैं. देखिए 3, 1, 2, 1, 3, 1, 4 ये 3 जो है यहाँ पर शुरू हो रहे हैं एक्टिविटीज़. तो तीनों का हमने 1 से शुरू किया और 1 से एक तीर बना दिया हमने 2 की तरफ, ये 1 तीर हो गया. 2 के बाद 1 तीर बनाया हमने, ये 3. इसको हम थोड़ा आगे खिसका के बनाएंगे क्योंकि हमें 2, 3 भी बनाना है. तो सभी एक्टिविटीज़ आगे की ओर, राइट की ओर बढ़ती हुई होनी चाहिए. इनका झुकाव कहीं पीछे नहीं होना चाहिए. 3 को हम पीछे लेते तो इधर झुकाव हो जाता. ऐसे ही 4 का है तो हम 4 को इससे कहीं आगे यहाँ पर शो कर देते हैं. तो ये हो गया 1, 2, 1, 3, 1, 4. अब एक्टिविटी है हमारे पास 2, 3. तो 2, 3 एक्टिविटी हम इसको यहाँ से जोड़ सकते हैं. 2, 3 के बाद हमारे पास एक्टिविटी है 2, 6. तो उसके साथ ही एक एक्टिविटी और है 3, 5. तो हम पहले यहाँ पर एक एक्टिविटी शो कर देते हैं 3, 5 और 3, 5 के साथ ये एक्टिविटी एक और हम शो कर देते हैं 3, 6 जो हमें दी हुई है 3, 6 एक्टिविटी. अब हमारे पास है एक्टिविटी 4, 5 और 5, 6. ये है एक्टिविटी 4, 5 और ये है एक्टिविटी 5, 6. साथ में एक एक्टिविटी और छूटी है 2, 6. तो ये जो एक्टिविटी है 2, 6 ये हमारा
जो नेटवर्क दिया हुआ था इसके अंदर सभी एक्टिविटीज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक्टिविटी जो हैं वो इस नेटवर्क के ऊपर हमने बना दी हैं। 1 2 3 फिर 4 5 6 7, ये 7वीं एक्टिविटी है, ये 8 और ये 9। अब हमें करना क्या है, इस एक्टिविटी के ऊपर हमको अलग अलग एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन लिख देना है। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ का जो ड्यूरेशन है वो मैं यहाँ पर देख करके और इसके ऊपर लिखता हूँ। ये है, इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 1 2 का 3, इसका है 4, इसका है 14 और इसका है आपके 5। यहाँ पर इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 5, इसका है 6, ये जो है 3 5 एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन है 4, इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 1 और इसका भी है 1। तो जब हम ये एक्टिविटीज़ का ड्यूरेशन इसके ऊपर लिख देते हैं तो ये इसके बाद शुरू होता है हमें कि अब इसमें हम क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए और आगे का जो कार्रवाई है वो इसके अंदर करेंगे। वो होती है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालना। यानी कि हम हर एक्टिविटी की 2 टाइम एस्टीमेट्स निकालेंगे। कोई भी एक्टिविटी है उसका 2 टाइम एस्टीमेट होंगे हमारे पास सीपी निकालने के लिए, EST और LFT। उसके ऊपर हम एक ब्लॉक बना देते हैं हर एक्टिविटी के ऊपर, और ये ब्लॉक के अंदर हम पहले ब्लॉक के अंदर लिखेंगे EST और दूसरे ब्लॉक में लिखेंगे LFT। यानी ये जो ब्लॉक है इसमें पहला यहाँ पर होगा EST अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और बाद वाले में होगा LFT यानी लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो ये कैसे निकाला जाएगा, ये निकालने के लिए सबसे पहले EST निकालने के लिए हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और लेफ्ट टू राइट यहाँ पर हम स्टार्टिंग फर्स्ट 0 काउंटर फिक्स कर दिया हमने, यानी 0 डे से हम फर्स्ट इवेंट शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ से हम अगले इवेंट का जो EST होगा वो पिछले इवेंट के EST में एक्टिविटी ड्यूरेशन जोड़ करके प्राप्त होगा। यानी इस 1 2 एक्टिविटी का इवेंट संख्या 1 का EST है 0 जो हमने बाय डिफॉल्ट फिक्स कर दिया है। तो 2 का जो यहाँ से आगे सभी एक्टिविटीज़ के लिए EST होगा वो 0 में हम जोड़ेंगे 3, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 3। ये 2 इवेंट का EST हो गया। तो अब यदि किसी इवेंट में 1 से अधिक तीर आकर के मिल रहे हैं, 1 से अधिक एक्टिविटीज आकर के मिल रही हैं, तो उसमें उनका जो बड़ा मान होगा अर्थात जो लार्जर वैल्यू होगी वो वैल्यू हम उस इवेंट के EST के रूप में लेंगे। अर्थात इसमें 0 में 3 जोड़ा तो ये 3 आया। यहाँ पर इस 3 के आगे की सभी एक्टिविटीज के लिए अगर EST देखा जाए तो यहाँ से फर्स्ट इवेंट इसमें जोड़ा 4, तो यहाँ पर या तो 4 आ सकता है या इधर से देखें एक तीर और आकर के मिल रहा है इधर से, तो 3 और इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन हम लिखना भूल गए हैं, इस एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 10, तो 3 और 10 13। तो इन दोनों में हमें जो वैल्यू लेनी है 4 और 13 के अंदर हम वैल्यू लेंगे यहाँ पर 13। इसका सिद्धांत यह है कि यदि इसके आगे का कोई भी कार्य शुरू करना है हमें, तो पिछले सभी कार्य जो इस इवेंट तक घटित हो जाने चाहिए वो पूर्ण हो जाने चाहिए, वो संपन्न हो जाने चाहिए, तभी हम आगे का कार्य शुरू कर सकते हैं। क्योंकि इससे आगे जाने वाला कोई भी कार्य है उसकी निर्भरता है इन दोनों कार्यों के ऊपर। तो अगर यहाँ पर हम इसको चौथे दिन इस एक्टिविटी के आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे तो ये चौथे दिन ये जो एक्टिविटी है 2 3 उसका केवल एक ही दिन का कार्य पूरा हुआ होगा और वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। इसलिए जब तक सारी एक्टिविटीज उस इवेंट तक पहुँच जाएं तो उसके आगे का संक्रिया तभी शुरू की जाती है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये 13 होना चाहिए। इसी प्रकार हम आगे इसके बाकी इवेंट्स निकालेंगे 0 में, और ये 14 इसकी एक्टिविटी दी हुई है तो यहाँ पर 14 ही आएगा क्योंकि इसमें केवल एक ही तीर आ रहा है। 14 में हम यहाँ पर 1 जोड़ेंगे तो या तो ये 15 होना चाहिए इस इवेंट के लिए, या इसमें एक तीर इधर से आ रहा है एक तीर इधर से आ रहा है, तो 13 और 4 17 होना चाहिए। हमने देखा कि हम यहाँ पर इसको 17 लेंगे, ये नहीं लेंगे, इसमें ये नहीं लेंगे। अब हमारे पास लास्ट एक्टिविटी बची है
लास्ट इवेंट बचा है, छठा इवेंट जो समाप्ति का इवेंट है, इसके लिए हमारे पास इसमें 3 तीर आकर के मिल रहे हैं, 1 2 3। इधर से यदि देखें तो 17 में 1 जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है 18, या हम इसको निकाल सकते हैं 13 में 6 जोड़ा तो 19, या यहाँ पर 19 होगा, या कि 3 में 5 जोड़ा तो 8 होगा। तो इन तीनों में 8 19 18 19 और 8 में 19 बड़ा है, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे 19। तो ये 19 जो है ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी हमें प्राप्त हो गया है। अब जब ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन प्राप्त हो गया है तो LFT यानी लेटेस्ट फिनिश टाइम, ये निकालने के लिए हम चलेंगे दाएं से बाईं ओर, और इसमें हम EST में हमने जो बड़ा मान लिया था, सबसे बड़ा तीनों में जो भी होता था, 2 जितने भी तीर हैं, इसमें हम लेंगे सबसे छोटा मान। लेट से लेट, देरी से देरी ज्यादा हो जाए तो कितने समय तक वो फिनिश हो सकता है, LFT और EST का जो डिफरेंस होगा उससे हमें गुंजाइश प्राप्त होगी। तो हम यहां पर बाई डिफॉल्ट इसको फिक्स कर देते हैं 19। अब ये जो 19 आ गया है तो इस 19 डे ये प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी हमें पता चल गया। जो हमारा प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है वो हमें एक तरह से पता चल गया कि वो 19 डेज है, 19 दिन का इसका पूरे परियोजना की अवधि है। अब हम इसके LFT निकालने के लिए राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं। 19 में से, और ये 19 है, 19 में से हमने 1 घटाया तो यहाँ पर आना चाहिए 18, क्योंकि एक ही तीर इसमें पीछे आकर के मिल रहा है तो यहाँ पर 18 होना चाहिए। 18 में से 1 गया तो यहाँ पर होना चाहिए 17, क्योंकि इसमें भी एक ही तीर आकर के मिल रहा है। 19 में से 5 गया तो यहाँ पर या तो होना चाहिए, ये 19 में से 5 जाने पर या तो होना चाहिए 14, या ये इधर से जो तीर आ रहा है इसका मान अभी आएगा वो हम देखते हैं। बीच वाले की बात करें तो 19 में से 6 गया तो 19 में से 6 जाने पर ये हुआ 13 होना चाहिए, या यहाँ पर 17 में से 4 गया तो 17 - 4 = 14। तो इसमें हमने देखा कि हमें लेना है छोटा मान, जब हम LFT की ओर जाएंगे तो हमें लेना है छोटा मान, तो ये हुआ 13। अब हमारे पास इसके लिए पहले हम ये निकाल सकते हैं 13 - 10, तो 3 होना चाहिए, इसमें 2 तीर उल्टे मिल रहे हैं तो 3 होना चाहिए या 14 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसमें 3 की वैल्यू ली जाएगी क्योंकि हम स्मॉल वैल्यू ले रहे हैं। अब इसके लिए यहाँ देखें हम तो 3 - 3 0 होनी चाहिए LFT, या 13 में से 4 गया तो 9 होना चाहिए LFT, या 17 में से और 14 गया तो 3 होना चाहिए। तो हमें इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू लेनी है, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी और 0। ये हमारा EST और LFT कैलकुलेट हो गया। जब EST और LFT यानी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, शीघ्रतम प्रारंभ समय, और लेटेस्ट फिनिश टाइम, विलंबतम समाप्ति समय, जब हमें ये प्राप्त हो जाता है तो इन दोनों का अंतर हम स्लैक या गुंजाइश के रूप में यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें स्लैक है 17 में से 14 गया तो 3, इसके पास इस घटना के पास घटित होने के लिए गुंजाइश है स्लैक बराबर 1, यहाँ पर स्लैक बराबर 0, यहाँ पर स्लैक बराबर 0, और यहाँ पर भी स्लैक बराबर 0, और यहाँ पर भी स्लैक बराबर 0। तो ये वो सारे इवेंट्स को हमने मार्क कर लिया जिन पर हमें गुंजाइश 0 है, यानी उनके प्रारंभ होने और समाप्त होने में किसी प्रकार की हमारे पास गुंजाइश नहीं है। इन सभी इवेंट्स, ऐसे सभी इवेंट्स जिन पर स्लैक 0 है, उन सभी को मिलाने वाला पथ क्रिटिकल पाथ कहलाता है। यहाँ पर जो इवेंट्स हैं 1 2 3 और 6, इन पर स्लैक 0 है, 2 पर 0 है, 3 पर स्लैक 0 है, 6 पर 0 है, 4 के पास गुंजाइश है 3 दिन की, और 5 के पास गुंजाइश है 1 दिन की। तो ये जो है यहाँ पर क्रिटिकल पाथ हो जाएगा CP विल बी इक्वल टू 1 2 3 एंड 6। 1 2 से ये आया 3, और 3 से ये 6। साथ ही इसमें 2 5 भी एक क्रिटिकल एक्टिविटी है क्योंकि ये भी एक तीर के द्वारा यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो इसे हमने क्रिटिकल पाथ को दोहरी लाइन से प्रदर्शित कर दिया है।
ये क्रिटिकल पाथ को दोहरी लाइन से या डिफरेंट कलर से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्रिटिकल पाथ 1, 2 और 1, 3 और 6, यहाँ पर 1, 3, 6 नहीं बल्कि ये है क्रिटिकल पाथ 1, 2 और 6, 1, 2 और 6। ये भी एक क्रिटिकल पाथ है और ये भी एक क्रिटिकल पाथ है। 1, 2, 3, 6 अर्थात 1, 2, 3, 6 और 1, 2 और सीधे 6, ये 2 क्रिटिकल पाथ है। इनका अर्थ क्या हुआ कि जो क्रिटिकल पाथ होते हैं, इन क्रिटिकल पाथ के ऊपर हम किसी भी प्रकार का विलंब करेंगे अगर, तो उससे पूरी प्रोजेक्ट की अवधि जो है वो डिले होगी। यदि इस एक्टिविटी के अंदर 10 की जगह 11 दिन लगते हैं तो यहाँ पर ये प्रथम एक्टिविटी 3 दिन में समाप्त होगी, ये 3 में 11 दिन लगाए तो ये यहाँ पर 14 दिन में समाप्त होगी, और 14 दिन में समाप्त होगी तो ये 14 और 6 कुल प्रोजेक्ट 20 दिन में समाप्त होगा, अर्थात प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। परंतु जो नॉन क्रिटिकल एक्टिविटी हैं उनके पास जितनी स्लैक है, जितनी गुंजाइश है, उतने दिनों का अगर विलंब भी हो जाए तो उससे कुल प्रोजेक्ट अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे इस एक्टिविटी में 14 की जगह अगर 15 दिन लग रहे हैं तो यहाँ से ये एक्टिविटी यहाँ पर 14 दिन के बजाय 15 दिन में ख़त्म होगी, और 15 में 1 जोड़ेंगे तो 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो 17। फिर भी हमारे पास 2 दिन की गुंजाइश है, क्योंकि इस पाथ के ऊपर हमारे पास 3 और 1 4 दिन की कुल गुंजाइश है। तो इन एक्टिविटीज़ में कुल मिलाकर हम 4 दिन का जो है विलंब भी कर सकते हैं, उससे टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन डिले नहीं होगा। परंतु क्रिटिकल एक्टिविटी पर किया गया कोई भी विलंब कुल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। इसलिए इससे निष्कर्ष क्या निकला? इससे निष्कर्ष ये निकला कि जब हमारे पास संसाधनों की मैन मटेरियल मशीन या कोई भी और संसाधन दूसरे जो भी हैं, कच्ची सामग्री है या लेबर है, उनकी उपलब्धता में कभी कुछ कमी हो और हमारे सामने 2 विकल्प हों कि हमें एक्टिविटी 1, 2 जारी रखनी है या उन संसाधन को, उस लेबर को, उस मटेरियल को एक्टिविटी 1, 3 या 1, 4 पर लगाना है, किसी एक एक्टिविटी को हमें रोकना है, तो हमें ये निर्णय लेने में आसानी होगी कि हमें 1, 2 एक्टिविटी को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। हम एक्टिविटी 1, 3 या 1, 4 को इसकी गुंजाइश के अनुसार विलंबित कर सकते हैं। परंतु जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इन्हें हमें प्राथमिकता देनी है जब हम रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं, संसाधनों को उनके लिए आवंटित करते हैं, तो हमें इन एक्टिविटीज़ को, जो क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, इनको और क्रिटिकल पाथ को प्राथमिकता देनी होती है। तो ये हमने एक न्यूमेरिकल के माध्यम से सीपीएम का एनालिसिस किया, प्रोजेक्ट का एनालिसिस किया, और ये एक छोटा सा उदाहरण है जिसकी सहायता से हम क्रिटिकल पाथ और उसके प्रभाव को हम जान सके हैं। बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं होती हैं उनमें ये 7, 8, 10 एक्टिविटीज़ नहीं, अपितु कई सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और उनका विश्लेषण इसके द्वारा आसानी से किया जा सकता है। धन्यवाद।